Good morning, friends. Uh, in this chapter of mathematical logic, we had completed till the point of truth table of conditional and biconditional statements. That is, we had find the truth table for if then and if and only if statements, means implication and double implication, the truth table that was discussed by me at the last class. Moving ahead with it, now I'll be discussing with you converse, inverse, and contrapositive statements of a mathematical logical work. So if you see to it, now we'll see the converse, inverse, and contrapositive statements. एक्चुअली ये जो तीन फीचर्स हैं, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये हमारे जो सिंगल इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं, है ना. जिस पे अगर मैं आपके सामने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूं, P इम्प्लाइज टू Q, ये एक सिंगल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है. डबल इम्प्लीकेशन है, आपको मालूम है, ऐसा दिखता है. ये डबल इम्प्लीकेशन का फॉर्मेट रहता है. मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक इम्प्लाइड टू स्टेटमेंट है या सिंगल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, तो ये तीन फीचर्स उस पर कैसे काम करते हैं. तो मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है. कंडीशनल स्टेटमेंट किस टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है? सिंगल इम्प्लीकेशन वाला कंडीशनल स्टेटमेंट है, P इम्प्लाइज टू Q. अगर आप इस पे कन्वर्स फीचर अप्लाई करेंगे, है ना, तो इफ़ यू अप्लाई द कंडीशन ऑफ कन्वर्स फीचर ऑन टू इट, तो इसका कन्वर्स P इम्प्लाइड Q का कन्वर्स कैसा होता है, ध्यान से देखिए. अगर आप कन्वर्स अप्लाई करते हैं तो कन्वर्स बन जाता है Q इम्प्लाइज P. मतलब आपको मालूम था, उस दिन मैंने बताया था कि ये एंटीसीडेंट कहलाता है और ये कॉन्जिक्वेंट कहलाता है. जब आप कन्वर्स स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तो जो कॉन्जिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट की पोजीशन पे चला जाता है और जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्जिक्वेंट की पोजीशन पे आ जाता है. तो इसका मतलब रहता है कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट. याद रखिए, ये जो तीनों फीचर्स हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये कंडीशनल स्टेटमेंट पे ही अप्लाई होते हैं. मतलब आपके पास में एक वो स्टेटमेंट है, क्या बोलते हैं कि आपके पास में एक सिंगल इम्प्लाइड टू स्टेटमेंट है और आप उसका कन्वर्स करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ Q को P की जगह पे लाके रखना है और P को Q की जगह पे लाके रखना है. तो ये कहलाता है कन्वर्स, जो कि मैंने लिखा है. अब इसमें एक रहता है इनवर्स. इनवर्स कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ. ये रहता है इनवर्स की प्रॉपर्टी. इनवर्स, इसी स्टेटमेंट पे इनवर्स कैसे काम करेगा? इनवर्स ऐसे काम करता है, नेगेशन P नेगेशन Q. ये इनवर्स स्टेटमेंट है, कुछ नहीं, P और Q के आगे नेगेशन का साइन आ जाता है. और कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे काम करता है? इसी स्टेटमेंट पे कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे काम करेगा वो आपको बताता हूं. कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है, मतलब ये जो आपने इसका इन्वर्स करा था उसका आपने कन्वर्स कर दिया. मतलब Q और P अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और उनका नेगेशन भी आ जाता है. तो ये तीन फीचर्स रहते हैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव के. अब मैं ये तीन फीचर्स, अभी तो मैंने इसको सिर्फ फॉर्मेट में आपको लिख के दिखाया, अब मैं ये तीन फीचर्स आपको एक स्टेटमेंट में रखकर उसको सॉल्व करके बताता हूँ कि किसी स्टेटमेंट में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा उस स्टेटमेंट के ऊपर आप कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट लिख के दिखाओ.
तो वो कैसे करेंगे अब आप वो ध्यान से देखिए। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी जो मैंने वहाँ पे वो बात समझाया कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख रहा हूँ जो कि ये कहता है कि इफ़ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड। द स्टेटमेंट इज if it rains then the match will be cancelled. Then the match will be cancelled. ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है और मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले व्हाट आई नीड टू मींस लोकेट और आइडेंटिफाई इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि इज दिस अ कंपाउंड स्टेटमेंट। यस इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। किसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं मैथमेटिकल लॉजिक में? जब दो सेंटेंसेस आपस में आके मिलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स हैं, है ना, तो अगर मैं उन दोनों का आपको स्टेटमेंट्स लिख के दूं, एक स्टेटमेंट है इफ इट रेन्स, ये एक स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है देन द मैच विल बी कैंसल्ड। इफ देन the match will be cancelled। ये एक इफ देन स्टेटमेंट है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। इफ भी दिख रहा है और देन, मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ देन का। तो अब मुझे एक यहाँ पे मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव बनाना है। P और Q, मतलब मेरे पास ऐसा स्टेटमेंट है P implies to Q, है ना। इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड। तो अब इसका कन्वर्स कैसे बनाते हैं? तो कन्वर्स का मैंने आपको क्या बताया था, कन्वर्स का फंडामेंटल रहता है, अगर आपको इस स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट बनाना है तो कन्वर्स कैसा दिखता है कि Q ये रहता है कन्वर्स स्टेटमेंट, दिस इज द कन्वर्स स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट का अगर मैं कन्वर्स बनाऊं तो आ जाएगा इफ द मैच इज कैंसल्ड देन इट रेन्स। इफ द मैच इज कैंसल्ड देन इट रेन्स, मतलब ये वाला सेंटेंस इधर आ गया और ये वाला सेंटेंस बाद में चला गया। मतलब इसका कन्वर्स स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, इफ द match cancels then it rains। ये इसका कन्वर्स स्टेटमेंट बन गया। अब इसका अगर मैं आपके सामने इनवर्स बनाना चाहूं तो ये कन्वर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा था। इनवर्स मैंने आपको बताया था कि इनवर्स कैसा रहता है, ये इनवर्स ऐसा दिखता है, दिस इज हाउ इनवर्स लुक्स लाइक। दिस इज हाउ इनवर्स लुक्स लाइक। तो इनवर्स का कैसे बनेगा? इफ इट डज नॉट रेन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। इफ इट डज नॉट रेन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। ये मैंने इसका इन्वर्स बनाया। इन्वर्स में कुछ नहीं, ये जो स्टेटमेंट्स रहते हैं इनका आप नेगेशन लेकर करते हैं। मतलब जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इफ इट रेन्स, तो वो बन गया इफ इट डज नॉट रेन्स। ये डज नॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, नॉट इन नेगेशन का मतलब रहता है नॉट, तो ये इनवर्स स्टेटमेंट मैंने इसका
बना लिया। जो थर्ड स्टेटमेंट बनता है दैट इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो कि ऐसा दिखता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि ऐसा दिखता है। दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम कहते हैं इफ द मैच इज नॉट कैंसल्ड देन इट डज नॉट रेन। इफ द मैच is not cancelled then it does not rains, है ना। यहाँ पे भी देखिए नॉट आ रहा है ना। सो ये तीन कंडीशंस मैंने आपके सामने बताई, है ना। एक कंडीशन बताई कन्वर्स की, एक कंडीशन बताई इनवर्स की, और एक कंडीशन बताई कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। तो ये जो तीनों फीचर्स हैं कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, याद रखिए ये इम्प्लाइड स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं, है ना। और इम्प्लाइड स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करने के बाद हम उस स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालते हैं। सिंगल इम्प्लीकेशन में काम आते हैं, डबल इम्प्लीकेशन में इनका आपको यूटिलिटी दिखाई नहीं पड़ता है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। इसके ऊपर आज एक क्वेश्चन दूंगा आपको, जो आपका गूगल टेस्ट रहेगा उसमें इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन डालूंगा जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दूंगा और आपको उसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना के मुझे बताना रहेगा कि क्या उसका बराबर कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या स्टेटमेंट बनेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कसिंग विद यू, एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और आपसे उस क्वेश्चन का डिस्कशन देखूंगा। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, कम मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन ये कई बार आता है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, P, Q एंड R। P, Q और R, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं और आपसे पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट का आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है। इस स्टेटमेंट का आपको फाइनल रिजल्ट, फाइनल ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट निकालना है ना। जब P और Q ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और R जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। R जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो आपको इस स्टेटमेंट का, ये एक स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट कहते हैं जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स और कंपाउंड कई सारे सेंटेंसेस आके या स्टेटमेंट्स आके मिलते हैं, तो हम इसको स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट का मुझे ट्रुथ वैल्यू निकालना है, जिसमें मुझे ये ऑलरेडी गिवन है कि P, Q और R, P का स्टेटस ट्रू है, Q का स्टेटस ट्रू है और R का स्टेटस फॉल्स है। अगर इस चीज को ध्यान में रखा जाए तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इस स्टेटमेंट की मैं फाइनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता हूं, प्लीज सी टू इट। इसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स, है ना। तो अब आपको मालूम है कि ये कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है, दिस इज द लॉजिकल कनेक्टिव एंड दिस इज द लॉजिकल कनेक्टिव और। तो अगर आपका एंड रहता है और दोनों ट्रू हैं तो आपका आंसर ट्रू ही आता है, तो इसका ये आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स। और ये यहाँ पे और लॉजिकल कनेक्टिव है, हमेशा याद रखिए पैरेंथेसिस के अंदर वाली टर्म को पहले सॉल्व करना पड़ता है, पैरेंथेसिस के बाहर जो टर्म रखी रहती है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। तो ट्रू और फॉल्स का अगर आप और लॉजिकल कनेक्टिव लेंगे तो कोई एक इसका आंसर निकल कर आता है ट्रू। तो हेंस ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा था, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का
मैं आपसे पूछूं कि इसका फाइनल ट्रुथ वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है स्टेटमेंट का, तो इस स्टेटमेंट का फाइनल ट्रुथ वैल्यू निकल कर आ रहा है 2। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा जिसमें आपको ऐसी कंडीशंस रहेंगी जिसमें आपको फाइनल ट्रुथ स्टेटमेंट निकालना है। सो ये वाला भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए गूगल टेस्ट के अंदर। दो टाइप के क्वेश्चंस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करे। एक क्वेश्चन तो मैं आज इसका आपको बना के दूंगा, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव का, और एक क्वेश्चन आपके ऊपर इसके ऊपर बेस्ड दूंगा जिसमें आपको स्टेटमेंट्स लिख के दूंगा, उनका ट्रुथ वैल्यू भी बता दूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये एक स्टेटमेंट है तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का फाइनल ट्रुथ वैल्यू क्या निकल कर आएगा वो मुझे बताइए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम डिस्कसिंग विद यू ऑल इज नेगेशन of a compound statement. Negation of a compound statement. This is an important topic जिसमें हम negation of a conjunction, negation of a disjunction, negation of implied to या implied to statement या negation of a डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट को हम देखेंगे। सबसे पहले ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है जो मैं अभी आपके सामने लिखने वाला हूं। सबसे पहले नेगेशन ऑफ अ कंजंक्शन। नेगेशन आपको मालूम है, नेगेशन सिंबल ऐसा दिखता है, और कंजंक्शन भी आपको मालूम है एंड को कहते हैं, विच लुक्स लाइक दिस, इसको हम एंड कहते हैं और कंजंक्शन भी कहते हैं। और अब आप देखिए कि अगर आपके पास एक कंजंक्शन स्टेटमेंट है और इस कंजंक्शन स्टेटमेंट के ऊपर किसी ने नेगेशन अप्लाई कर दिया, तो जैसे ही आप इस कंजंक्शन स्टेटमेंट के ऊपर नेगेशन अप्लाई करते हैं तो इसका फाइनल रिजल्ट या इसका फॉर्मूला ये बन जाता है। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, इट बिकम्स नेगेशन P और नेगेशन Q। ये जो नेगेशन का सिंबल है ये P और Q दोनों पे अप्लाई हुआ और इसने ये वाले साइन को चेंज कर दिया, जो कि पहले एंड था वो अब और बन गया है ना। तो ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेशन ऑफ अ कंजंक्शन। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक लॉजिकल कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स पे अगर आपने नेगेशन अप्लाई करा है तो इस पे जब नेगेशन अप्लाई होता है तो नेगेशन अप्लाई होने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बात को बहुत ध्यान रखिएगा। और इस स्टेटमेंट को जो कि मैंने अभी आपके सामने लिखा है इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। दो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ये पहला डी मॉर्गन्स लॉ है। जो नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉ है वो भी बहुत आसान है कि वो अभी मैंने नेगेशन ऑफ कंजंक्शन आपको बताया था, अब मैं आपके सामने नेगेशन ऑफ अ डिसजंक्शन बताऊंगा। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी ध्यान से देखिए। नेगेशन P और Q, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है दैट इज नेगेशन P नेगेशन Q। इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है दैट इज नेगेशन P और एंड नेगेशन Q। मतलब अगर आपका और है तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स है, ये डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ
डी मॉर्गन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार यूज़ होता है कि अगर आपके पास ये दो स्टेटमेंट्स कहलाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन, सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स। तो कुछ नहीं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कुछ नहीं है, आपके कंपाउंड स्टेटमेंट पे नेगेशन सिंबल कैसे अप्लाई होता है, सिर्फ वो तरीका है। अप्लाई करने का तरीका भी क्या है कि सिर्फ ये वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है ये फ्लिप हो गया है, एंड का और बन गया, और का एंड बन गया, और कुछ नहीं है। और हाँ, बस जो ध्यान में देने वाली बात है कि ये जो नेगेशन का साइन है ये वाले स्टेटमेंट के भी आगे आके लगा है, और क्यू वाले स्टेटमेंट के भी आगे आके लग गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, ये और था, ये पी के भी आगे आके लगा है और क्यू के भी आगे आके लगा है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स। ओके।